हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर साइंस से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, चाहे वो आरपीएससी कंडक्ट करवाती है या वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, साइंस का जितना भी सिलेबस होगा उसे अपने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे और अच्छे कंटेंट, क्वालिटी, वेट के साथ साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होती रहेगी। और गाइस, ये कैमरे के सामने मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो जो थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है या होगा, प्लीज आप उसे इग्नोर करें। नेक्स्ट वीडियोस तक यह इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आप सभी को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है भी रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का एग्जाम 26 सितंबर को प्रस्तावित है और इसी बीच एसआई का एग्जाम 4 सितंबर को प्रस्तावित है और आरएएस 2021 भी अनाउंस होने वाली है। इसी बीच लेटेस्ट अपडेट ये है कि पटवार का एग्जाम भी अक्टूबर में होने की संभावना है। तो अपने बेसिक साइंस का वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो इन कंपटीशन एग्जाम में भी हो। तो एक टॉपिक है मानव तंत्र। ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र यानी इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन सिस्टम, जो बिल्कुल बेसिक साइंस का एक टॉपिक है, छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है और इन कंपटीशन एग्जाम में भी है। रीट में और एसआई में तो इसको अलग से मेंशन किया हुआ है, आरएएस में मानव तंत्र नाम से। और बाकी ये बेसिक साइंस का भी टॉपिक है, इसे अपने बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों, भी मानव तंत्र है क्या चीज, भी मानव तंत्र है क्या, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं भी मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। मानव शरीर का सबसे छोटा भाग कौन सा है? कोशिका है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। जब समान संरचना, मतलब जिन कोशिकाओं की संरचना एक जैसी हो और समान कार्य, जो कोशिकाएं एक जैसा कार्य कर रही हैं, समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जब क्या बनाती है? ग्रुप बनाती हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? उत्तक। उस ग्रुप को क्या कहते हैं? उत्तक। यानी मानव शरीर का सबसे छोटा भाग कौन सा है? कोशिका। और जब समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं ग्रुप बनाती हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? उत्तक। इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। जब उत्तक आपस में ग्रुप बनाते हैं, उत्तक आपस में जुड़ते हैं, तो इनके जुड़ने से बनता है उत्तक तंत्र यानी टिश्यू सिस्टम। और जब विभिन्न उत्तक तंत्र आपस में जुड़ते हैं तो बनता है अंग यानी ऑर्गन। जैसे अपने शरीर में विभिन्न अंग हैं, हृदय है, किडनी है, लीवर है, बहुत सारे अंग हैं। और जब अंग आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम। और ये अपने शरीर में अलग अलग हैं, जिनको अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे परिसंचरण तंत्र, इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सर्कुलेटरी सिस्टम। पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। जनन तंत्र, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोलते हैं। श्वसन तंत्र, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। ये अलग अलग हैं, इनको अपने इस सीरीज में पढ़ेंगे कंटिन्यू।
इन चैप्टर्स में सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक है, जो हर टॉपिक में यूज होगा आगे, वो कौन सा टॉपिक है? परिसंचरण तंत्र, जिसको अपने पहले पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। जब समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जुड़ती हैं तो क्या बनता है? ऊतक। और जब ऊतक जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र जुड़कर क्या बनाते हैं? अंग। और जब अंग जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अंग तंत्र, जो अपने शरीर में विभिन्न है। और जब अंग तंत्र जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? मानव शरीर या किसी जीव का शरीर। अपने मानव के बारे में पढ़ रहे हैं तो मानव की बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी। अब जैसे ह्यूमन बॉडी में ये अलग अलग प्रकार के तंत्र हैं, इन सभी अंग तंत्रों के जुड़ने से ही क्या बना है? अपना शरीर बना है। तो सबसे पहले ये चीज है कि मानव तंत्र है क्या। तो एक आपको गाइस क्लियर हो गया होगा कि मानव तंत्र है क्या। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। कोशिकाएं जुड़कर पहले क्या बनाती हैं? ऊतक। ऊतक जुड़कर क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र। और जब ऊतक तंत्र जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अंग। और जब अंग जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अंग तंत्र। और विभिन्न अंग तंत्र जुड़कर क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी। और इसमें से अपने सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र को सबसे पहले अपने पढ़ेंगे, क्योंकि ये बाकी सभी टॉपिक में सबसे ज्यादा यूज होगा। बार बार ब्लड के बारे में, धमनियों, शिराओं के बारे में डिटेल आगे यूज होती रहेगी, तो अपने सबसे पहले इसी को ही कवर करते हैं। तो चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों अपने पढ़ रहे हैं परिसंचरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हमने पता होना चाहिए कि परिसंचरण है क्या चीज। परिसंचरण वर्ड अपने को क्या बता रहा है? तो आप सभी को पता है कि अपने शरीर में विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे अपने एक पदार्थ को लेके चलते हैं, पोषक पदार्थों को। अपने शरीर में पोषक पदार्थ ना, न्यूट्रिएंट्स, जो अपने को क्या देते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, वसा अम्ल, ये सभी पदार्थ जो अपने भोजन ग्रहण करते हैं उसके पाचन के बाद बनते हैं, और ये सभी पदार्थ अपने शरीर में अपने को क्या प्रदान करवाते हैं? ऊर्जा प्रदान करवाते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ। इन पदार्थों की आवश्यकता पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका को है। हालांकि ये बने कहाँ हैं? छोटी आंत में। क्या ऊर्जा सिर्फ छोटी आंत को ही चाहिए या पूरे शरीर को? ऊर्जा तो पूरे शरीर को चाहिए, तो इनकी सप्लाई पूरे शरीर में करनी पड़ेगी। अब इन्हें पूरे शरीर में पहुंचाया कैसे जाए? तो आप सभी को पता है कि अपने शरीर में क्या है? हृदय, हार्ट। हृदय चलाता किसको है? रुधिर को। हृदय किसको चलाता है? रुधिर को, जिसमें क्या बोलते हैं? ब्लड। और रुधिर चलता किसमें है? रुधिर वाहिकाओं में। रुधिर चलता किसमें है? रुधिर वाहिकाओं में, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। देखो, हृदय चलाता किसको है? रुधिर को। रुधिर चलता किसमें है? रुधिर वाहिकाएं, जैसे धमनी और शिराएं, आर्टरी और वेन्स। हृदय चलाता किसको है? रुधिर को। रुधिर चलता किसमें है? रुधिर वाहिकाओं में। ये जितने भी पदार्थ हैं वो किसके अंदर घुले रहते हैं? रुधिर में। ये पदार्थ सारे किसमें घुले रहते हैं? रुधिर में। तो जब रुधिर चलेगा तो इन सब पदार्थों को भी कहां लेके जाएगा? अपने साथ पूरे शरीर में प्रवाहित करेगा। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परिसंचरण। यानी हृदय द्वारा रुधिर की सहायता से रुधिर वाहिकाओं में से होते हुए इन पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन ही क्या कहलाएगा? परिसंचरण कहलाएगा। अब रुधिर में जरूरी नहीं है भी सिर्फ यही पदार्थ हों, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। पोषक पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं,
विटामिन्स हैं, हार्मोन हैं, कुछ गैसें हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सभी पदार्थों को कौन पहुंचाता है पूरे शरीर में? रुधिर। और किनकी सहायता से पहुंचाता है? हृदय और रुधिर वाहिकाओं की सहायता से पहुंचाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परिसंचरण। और इस प्रक्रिया में जितने भी अंग भाग लेंगे, अभी मैंने आपको बताया भी जो अंग भाग लेते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र। तो इस प्रक्रिया में जितने भी अंग भाग लेंगे वो मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। उस तंत्र को क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं उसे? परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब परिसंचरण के बारे में अपने को क्लियर हो गया कि परिसंचरण है क्या। अगर शॉर्ट में बात करें तो ब्लड की सहायता से सभी पदार्थों को कहां पहुंचाना? पूरे शरीर में पहुंचाना ही क्या है? परिसंचरण है। और इसमें जितने भी अंग भाग लेते हैं वो मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। उस तंत्र को क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखो दोस्तों, भी अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं साइंस में बायोलॉजी, जीव विज्ञान चल रही है, जीवों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मनुष्य भी एक जीव ही है। तो इसमें अपने जिस भी टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करेंगे उसकी स्टडी एक ब्रांच में होती है, स्पेसिफिक ब्रांच में। जैसे अपने परिसंचरण की स्टडी कर रहे हैं तो परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को बोलते हैं एंजियोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी या फिर कार्डियोलॉजी। परिसंचरण के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी या फिर कार्डियोलॉजी। अपने पढ़ रहे हैं परिसंचरण, परिसंचरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी या फिर कार्डियोलॉजी। और फादर ऑफ कार्डियोलॉजी, परिसंचरण का जनक कौन है? विलियम हार्वे। अपने पढ़ रहे हैं परिसंचरण, परिसंचरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी या फिर कार्डियोलॉजी। और फादर ऑफ कार्डियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। अब अपने पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र। ये दो प्रकार का होता है, एक तो है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र यानी लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण दो प्रकार का है अपने शरीर में, एक है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा कौन सा है? लसिका परिसंचरण तंत्र। इनको अपने अलग अलग पढ़ेंगे। पहले अपने बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी तंत्र अगर बनेगा तो किससे मिलकर बनेगा? अंगों से। और इसमें कौन कौन से अंग है? सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन है? हृदय, जिसे अपने क्या बोलते हैं? हार्ट। दूसरे नंबर पर कौन है? रुधिर। दूसरा अंग इसके अंदर कौन है? रुधिर, जिसे अपने क्या बोलते हैं? ब्लड। और तीसरे नंबर पर कौन है? रुधिर वाहिकाएं, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन सी तीन चीजें सम्मिलित हैं? हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं। हृदय सिर्फ रुधिर को लाने ले जाने का काम करता है, यानी ये एक पंप की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे ब्लड पंप या ब्लड इंजन कह सकते हैं। रुधिर को रक्त भी कहते हैं, ब्लड इंग्लिश में बोलते हैं। रुधिर वाहिका यानी ब्लड वेसल्स, जो धमनी शिराएं हैं, जिनके बारे में अपने आगे एक अलग से टॉपिक आएगा, उसमें बात करेंगे। तो इसमें अपने सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में?
रुधिर के बारे में, ये रुधिर है क्या चीज। तो देखो दोस्तों, रुधिर के बारे में अपने बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। रुधिर यानी ब्लड। सबसे पहले तो देखो रुधिर है क्या चीज। क्या ये अंग है, कोशिका है, या ये उत्तक है। मैंने आपको एक सीरीज बताई थी भी सबसे छोटा भाग कौन है मनुष्य शरीर में, उत्तक। उत्तक जुड़कर क्या बनाते हैं उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र जुड़कर क्या बनाते हैं अंग, और अंग जुड़कर क्या बनाते हैं अंग तंत्र, अंग तंत्र जुड़कर क्या बनाते हैं मानव शरीर बनाते हैं। तो रुधिर क्या है दोस्तों, रुधिर क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक। रुधिर क्या है, तरल संयोजी उत्तक। क्यों तरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है, पानी की तरह बहने का, फ्लो होने का गुण पाया जाता है, पानी की तरह बहता है ये। संयोजी उत्तक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये तीनों कोशिकाएं जुड़कर इसका निर्माण करती हैं, और जब कोशिकाएं जुड़ती है तो मैंने आपको बताया था कोशिकाओं के जुड़ने से क्या बनता है उत्तक। तो क्लियर हो गया गाइस। तरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी की तरह बहने का गुण पाया जाता है, बहता है ये पानी की तरह। संयोजी उत्तक ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, 3 प्रकार की कोशिकाओं के जुड़ने से बना है। कोशिकाएं जुड़कर इसे बना रही है इसलिए इसे क्या बोलते हैं उत्तक, और कोशिकाओं का एक ग्रुप है, कोशिकाएं जुड़कर बना रही है इसलिए इसे क्या बोलते हैं संयोजी उत्तक बोलते हैं। तो क्लियर हो गया गाइस। रुधिर क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर को क्या बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी की तरह बहने का गुण पाया जाता है, और संयोजी उत्तक क्यों बोलते हैं, क्योंकि विभिन्न कोशिकाओं के जुड़ने से बनता है। उसके बाद बात आती है दोस्तों रुधिर का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रुधिर के अध्ययन को क्या बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं हीमेटोलॉजी, इंग्लिश में हीमेटोलॉजी। रुधिर के अध्ययन को क्या बोला जाता है हीमेटोलॉजी। तो चलते हैं आगे दोस्तों। इसके बाद देखो दोस्तों रुधिर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। रुधिर के निर्माण को बोलते हैं हीमोपोएसिस। क्या बोलते हैं हीमोपोएसिस। रुधिर निर्माण की क्रिया को देखो, रुधिर के अध्ययन को बोलते हैं हीमेटोलॉजी, और रुधिर निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं हीमोपोएसिस। अब बात करते हैं कि रुधिर का निर्माण होता कहाँ है, मानव शरीर में रुधिर कहाँ बनता है। तो इसको अपने अलग अलग स्टेज में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं भ्रूणीय अवस्था में। कहाँ पर, भ्रूणीय अवस्था में, इन फिटस। ये जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है सॉरी, तब उसे अपने क्या बोलते हैं भ्रूण। इस स्टेज में जो रुधिर है वो कहाँ बनता है, तो गाइस ध्यान रखना, इस समय जो रुधिर का निर्माण है वो कहाँ होता है यकृत में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लीवर। और कुछ मात्रा कहाँ बनती है प्लीहा में, जिसे क्या बोलते हैं स्प्लीन। ध्यान रखना दोस्तों, भ्रूणीय अवस्था में बच्चे में रुधिर कहाँ बनता है, मतलब भ्रूण में कहाँ बनता है यकृत में, जिसे क्या बोलते हैं लीवर। और कुछ मात्रा कहाँ बनती है प्लीहा, जिसे क्या बोलते हैं स्प्लीन। ये एक अंग है अपना, पाचन तंत्र में पढ़ेंगे इसको, अपने पाचक ग्रंथि भी है।
प्लीहा क्या है? एक लिम्फेटिक ग्लैंड, लसिका ग्रंथि। जब अपने लसिका परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। प्लीहा क्या है? एक लसिका ग्रंथि, लिम्फेटिक ग्लैंड। ठीक है। ज्यादा अमाउंट कहां बनती है? मेन जो ब्लड बनता है वो कहां बनता है? लीवर में। कुछ मात्रा कहां बनती है? प्लीहा में। ये है बात भ्रूणीय अवस्था की। उसके बाद वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में यानी इन एडल्ट, इस समय रुधिर कहां बनता है? इस समय रुधिर बनता है अस्थि मज्जा में। कहां बनता है? अस्थि मज्जा में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या चीज है? भ्रूण में तो रुधिर कहां बनता है? लीवर में और प्लीहा में। उस समय विकसित नहीं हुई होती, इसलिए रुधिर यहां बनता है। वयस्क अवस्था में जब बच्चा पूरा विकसित हो जाता है उस समय रुधिर कहां बनता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। और ये अस्थि मज्जा है क्या? अस्थियों की खोखली गुहा में उपस्थित रुधिर जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ। जो अपनी अस्थियां हैं, इन अस्थियों में अंदर, जैसे अस्थि है इसके अंदर जो खोखली जगह है वहां पर एक रुधिर जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। इस अस्थि मज्जा में क्या बनता है? बाद में वयस्क अवस्था से बाद में कंटिन्यू रुधिर अपना इसी में बनता है। और ये अस्थि मज्जा भी दो प्रकार की होती है, लाल और पीली, रेड और येलो। तो अपना ब्लड किसमें बनता है? लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। ये ध्यान रखना दोस्तों। वयस्क अवस्था में अपना रुधिर कहां बनता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा है क्या? अपनी अस्थियों की जो अंदर खोखली गुहा है, गुहा मतलब कैविटी, उस कैविटी के अंदर जो रुधिर जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ, हाईली कंसंट्रेटेड जो पदार्थ भरा हुआ है, उस पदार्थ को अपने क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। और इस अस्थि मज्जा में क्या बनता है? वयस्क अवस्था से कंटिन्यू अपना रुधिर बनता है। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, लाल और पीली। अपना रुधिर कौन सी में बनता है? लाल अस्थि मज्जा में अपना रुधिर बनता है। अब यहाँ एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको मैं, भी मैंने आपको एक सीरीज स्टार्टिंग में बताई कि सबसे छोटी कोशिका है, कोशिकाओं के जुड़ने से बनता है उत्तक, उत्तक के जुड़ने से बनता है उत्तक तंत्र, और फिर बनता है अंग। तो आपको अगर अंग पूछा जाए तो अंग तो कौन सा है? अस्थि मज्जा। अगर आपको, अब ये अंग किससे मिलकर बना होगा? उत्तक तंत्र से या उत्तक से मिलकर बना होगा। तो उत्तक कौन सा है? हिमेटो पोएटिक उत्तक। और उत्तक किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से। तो कोशिका पूछी जाए तो कौन सी कोशिका है? स्तंभ कोशिका, यानी स्टेम सेल। देखो दोस्तों क्या चीज है ये भी, अपने को एक चीज क्लियर होगी कि अपना रुधिर कहां बनता है? अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा तो अंग है भी, अगर मैंने पूछ लिया कि अपना रुधिर कौन से अंग में बनता है तो आप क्या बताओगे? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। पर ये अंग भी तो किसी से मिलकर बना है ना, जैसे किस उत्तक से मिलकर बना है या कौन सी कोशिका से, क्योंकि कोशिका जुड़ेगी तो उत्तक बनेगी, उत्तक से ही तो अंग बना है ना। यानी इस अस्थि मज्जा में कौन सा उत्तक है? हेमेटोपोएटिक उत्तक। और ये हेमेटोपोएटिक उत्तक कौन सी कोशिका से मिलकर बना है? स्तंभ कोशिका से। तो इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है भी। मानव शरीर में रुधिर कौन सी कोशिका द्वारा निर्मित होता है? तो कौन सी कोशिका द्वारा? स्तंभ कोशिका द्वारा, यानी स्टेम सेल से। या ये पूछ सकते हैं मानव शरीर में रुधिर कौन से उत्तक द्वारा निर्मित होता है? तो कौन सा उत्तक है? हेमेटोपोएटिक उत्तक। और अंग पूछ लिया जाए तो अस्थि मज्जा है ही। साइंटिस्ट अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक यह संभव नहीं हुआ है कि स्तंभ कोशिका को मानव शरीर से बाहर बनाया जाए। ये मानव शरीर में ही बन सकती है। अगर इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल हो गया, स्तंभ कोशिका को मानव शरीर के बाहर भी बनाया जा सकता है, तो ब्लड को लैब में ही तैयार किया जा सकेगा। यानी रुधिर के लिए मानव शरीर पर निर्भरता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, अगर स्टेम सेल से बाहर लैब में रुधिर बनाया गया तो। अभी इस पे रिसर्च चल रही है, हालांकि अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि मानव शरीर के बाहर रुधिर निर्मित हो सके।
तो गाइस आपको इतना क्लियर है, अपने पढ़ा रुधिर का निर्माण, रुधिर के निर्माण को क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस। रुधिर अपने अलग अलग स्टेज में पढ़ा, भ्रूणीय अवस्था में रुधिर यानी फीटस, रुधिर कहाँ बनता है, मेन रुधिर कहाँ बनता है, यकृत में यानी लीवर में, और कुछ मात्रा कहाँ बनती है, प्लीहा यानी स्प्लीन, जो कि अपनी क्या है, एक लसिका ग्रंथि, इसके बारे में अपने लसिका परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। उसके बाद वयस्क अवस्था में इन एडल्ट रुधिर कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में, और ये अस्थि मज्जा है क्या, अस्थियों, मानव शरीर में जो अस्थियां हैं उनके बीच में जो खोखली गुहा है उसमें रुधिर जैसा क्या भरा रहता है, एक गाढ़ा तरल पदार्थ, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। इसमें वयस्क अवस्था में मानव शरीर के अंदर रुधिर निर्मित होता है, और ये अलग अलग चीजें, ये अस्थि, अगर पूछे तो आप क्या बताओगे, अस्थि मज्जा में बनता है, अगर उत्तक पूछे तो क्या बताओगे, हेमेटोपोएटिक उत्तक, और अगर कोशिका पूछे तो रुधिर कहाँ निर्मित होता है, स्तंभ कोशिका में। तो आई होप गाइस आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो देखो दोस्तों, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं रुधिर का आयतन, रुधिर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, रुधिर की मात्रा कितनी है अपने शरीर में। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं, इसके अलग अलग मेथड्स हैं। अगर मैं बात करूं लीटर में, तो मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी है, 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में रुधिर कितना होता है, 5 से 6 लीटर। अब ये अपने को कैसे पता चला अभी 5 से 6 लीटर है, इसके अलग अलग मेथड हैं। एक तो इसे आप शरीर के भार में प्रतिशतता के आधार पर निकाल सकते हो, और दूसरा आप अपने आगे जब हार्ट की संरचना पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भी मानव हृदय 1 सेकंड में, मानव हृदय एक धड़कन यानी एक बीट में 70 मिलीलीटर रुधिर को हृदय में से पास करता है। यानी मानव हृदय एक धड़कन में कितना ब्लड अपने अंदर से गुजार देता है, कितना, 70 मिलीलीटर। और एक मिनट मतलब कितनी धड़कन, 72 धड़कन में कितना रुधिर हो जाएगा भी, एक धड़कन में 70 मिलीलीटर है तो 72 धड़कन, एक मिनट में कितनी धड़कन होती है मानव हृदय में, 72 धड़कन होती है। तो 72 धड़कन में 72 बीट्स में कितना हो जाएगा, 72 इंटू 70 कितना आ जाएगा, लगभग 5040 मिलीलीटर आ जाएगा, जो लगभग कितना है, 5 लीटर से ऊपर ही है, जो लगभग कितना है, 5 लीटर से ऊपर ही है। इसलिए मनुष्य में रुधिर का आयतन लगभग कितना बताया जाता है, 5 से 6 लीटर इस बेस पर। और इसे शरीर के भार के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर भी निकाल सकते हैं, वो अपने आगे पढ़ेंगे, वो भी मैं बता दूंगा आपको कैसे निकालते हैं। क्लियर गाइस। ये अगर आपको लीटर में पूछा जाए तो रुधिर कितना है मानव शरीर में, 5 से 6 लीटर है। और ये आया कैसे, क्योंकि अपना हृदय एक धड़कन, एक बीट में कितना ब्लड पास करवाता है पूरी बॉडी में से लाके, 70 मिलीलीटर। और अपने हृदय में एक मिनट में धड़कन होती कितनी है, 72। तो 72 बीट्स में कितना करवाएगा, 72 इंटू 70 कितना आ जाएगा, 5040 मिलीलीटर, यानी 5 लीटर आ जाएगा। ये तो बात हुई गाइस लीटर में। पर कई बार आपने रुधिर को पॉइंट्स में भी बोलते हुए सुना होगा, अभी उसमें 8 पॉइंट की ब्लड है, उसमें तो 10 पॉइंट है, 11 पॉइंट है। ये पॉइंट्स वाली कहानी क्या है, पॉइंट्स वाली कहानी है हीमोग्लोबिन की। पॉइंट्स वाली कहानी किसकी है, हीमोग्लोबिन यानी एचबी की। स्वस्थ मनुष्य में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 mm³ में पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य में 12 से 16 ग्राम रुधिर 100 मिलीमीटर³ के अंदर पाया जाता है। जिसमें इतना रुधिर होगा उसमें रुधिर का आयतन भी पूरा ही होगा, कितना, लगभग 5 से 6 लीटर। अगर ये मात्रा गिरती है, कम होती है, तो वहां भी आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको भी हमने अलग से जब हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी, मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। तो गाइस क्लियर हुआ, लीटर में कितना है, 5 से 6 लीटर। और अगर पॉइंट्स की बात करें
तो पॉइंट्स में जो बात होती है रुधिर की आयतन की, वो किस पर डिपेंड होती है? हीमोग्लोबिन पर। और हीमोग्लोबिन कितना है मानव शरीर में? 12 से 16 ग्राम पर 100 mm³। अब जिसमें इतना हीमोग्लोबिन होगा उसमें रुधिर की अमाउंट भी लीटर में उतनी ही होगी, यानी 5 से 6 लीटर पूरी होगी लगभग। अगर ये मात्रा गिरती है तो उधर से लीटर में आयतन भी मनुष्य में गिर जाएगा। एक चीज आपने ये भी पढ़ी होगी कि हॉस्पिटल में ये सिस्टम नहीं चलते दोनों ही, न तो लीटर में बोला जाता है न पॉइंट्स में बोला जाता है। हालांकि लैब में जब टेस्ट किया जाता है तो पॉइंट्स में ही रिजल्ट आता है, हीमोग्लोबिन के बेस पर ही बताते हैं वो आपका रुधिर कितना है, कम है या ज्यादा है या पूरा है। बाकी अगर ब्लड डोनेट करना हो तो इन दोनों को बेस नहीं लिया जाता। उस समय कौन सा सिस्टम चलता है? यूनिट सिस्टम। उस समय कौन सा सिस्टम चलता है? यूनिट सिस्टम। अब ये यूनिट सिस्टम क्या है? हॉस्पिटल लैंग्वेज में एक यूनिट इंडिया में 350 मिलीलीटर के बराबर होता है। एक यूनिट कितने ब्लड के बराबर होता है? 350 मिलीलीटर रुधिर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ भी 1 लीटर में लगभग कितने यूनिट हुए? 3 यूनिट। भी 1 यूनिट 350 मिलीलीटर का बन रहा है तो 3 यूनिट लगभग कितने हो गए? 1050 मिलीलीटर। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? लगभग 1050 मिलीलीटर। यानी 1 लीटर में कितने यूनिट बन रहे हैं? 1050 मिलीलीटर, लगभग 1000 मिलीलीटर के पास ही पहुंच गया। और 1000 मिलीलीटर को अपने क्या बोलते हैं? 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने यूनिट बनेंगे? 3 यूनिट। अगर अपने 5 लीटर भी मानते हैं तो 1 लीटर में कितने यूनिट बन रहे हैं? 3। तो 5 लीटर में कितने यूनिट बन जाएंगे? लगभग 15 यूनिट बन रहे हैं। यानी यूनिट्स में अगर बात करें अपने रुधिर की तो मानव शरीर में लगभग कितना यूनिट ब्लड है? 15। और अगर अपने 6 की बात करते हैं तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 18। यानी 15 से 18 यूनिट ब्लड हो जाएगा अगर यूनिट्स में बात करें तो। क्लियर है गाइस इतना? अगर लीटर में बात करें तो मनुष्य में रुधिर कितना है? 5 से 6 लीटर। और कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर पॉइंट्स के बेस पर बात करते हैं, अभी 10 पॉइंट 11 पॉइंट, वो कहानी कौन सी है? हीमोग्लोबिन की। और वो कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 mm³। और अगर हॉस्पिटल लैंग्वेज में यूनिट सिस्टम की बात करें कि जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो वहां पर ये चीजें नहीं बोली जाती। वहां बोलते हैं कितना यूनिट ब्लड चाहिए, कितना दिया, कितना लिया। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होता है? 350 मिलीलीटर के। अब देखो दोस्तों, 1 लीटर में कितने यूनिट बनेंगे? 1 यूनिट कितने ml का है? 350 का। 1 लीटर होता कितने? 1000 मिलीलीटर का। तो लगभग कितने यूनिट बनेंगे? 3। और अगर अपने 5 लीटर भी लेके चलते हैं, 1 लीटर में 3 यूनिट बन रहे हैं तो 5 लीटर में कितने बनेंगे? 15 यूनिट। यानी मानव शरीर में लगभग जो रुधिर है यूनिट्स में वो 15 से 18 यूनिट पाया जाता है। तो गाइस आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद देखो दोस्तों, रुधिर का रंग, कलर ऑफ ब्लड। रुधिर का रंग कैसा होता है? सभी को पता है, लाल, रेड। और ये होता क्यों है? किसकी उपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन जो है वो एक श्वसन वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वर्णक मतलब कलर देगा और श्वसन मतलब श्वसन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को जोड़कर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसका खुद का रंग लाल है। और खुद का रंग लाल क्यों है? इस हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या पाया जा रहा है? आयरन। आयरन के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल। उस वजह से ये रुधिर को भी कौन सा रंग देता है? लाल रंग प्रदान करता है। इसके बारे में अपने हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल से आगे स्टडी करेंगे। तो एक बार अपने को इतना पढ़ना है, रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल। होता क्यों है? रुधिर में ऐसा क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। और हीमोग्लोबिन में लाल रंग बनाने वाला कौन है? आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। और इसी वजह से रुधिर का रंग भी क्या होता है? लाल।
देखो कुछ श्वसन वर्णक और भी हैं, हेमोसाइलिन है, या अलग अलग जीवों में जैसे नॉन कोडेट्स में कैसा रंग होता है, वो अपने नॉन कोडेट्स क्या हैं वो अपने आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो उसमें मैं आपको ये एक्सेप्शनल केस जो हैं वो आगे बताऊंगा लास्ट में सारे इकट्ठे। उसके बाद बात आती है रुधिर की संरचना का अध्ययन। ये रुधिर की संरचना का अध्ययन कैसे करते हैं? तो देखो लैब में जब रुधिर की स्ट्रक्चर को देखा जाता है माइक्रोस्कोप में या स्लाइड्स पर, तो उस समय वहां कुछ अभिरंजक यूज किए जाते हैं, स्ट्रेन जो कलर देते हैं, अभिरंजक। कौन कौन से अभिरंजक है ये ध्यान रखने आपको। लीशमैन, राइट, मिथाइलिन ब्लू, ये ध्यान रखना दोस्तों। कौन कौन से अभिरंजक है जिनका उपयोग रुधिर की संरचना में किया जाता है। लीशमैन का अभिरंजक है, राइट का अभिरंजक है, मिथाइलिन ब्लू अभिरंजक है। इन सभी अभिरंजक का काम क्या होता है, ये रुधिर में जितनी भी चीजें हैं जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, इन सभी को अलग अलग रंग प्रदान कर देते हैं ताकि उनमें विभेद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और आसानी से उनकी संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद है देखो दोस्तों ब्लड बैंक में रुधिर को कैसे रखा जाता है। तो देखो दोस्तों ब्लड बैंक में रुधिर को ±4 डिग्री सेल्सियस पर, ±4 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब इस रेंज में ही रहेगा, +4 से ऊपर नहीं और -4 से नीचे नहीं, ±4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसके साथ, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम बेंजोएट, इनके साथ रखकर स्टोर किया जाता है, यानी परिरक्षित किया जाता है ताकि ब्लड खराब नहीं हो। तो ये टॉपिक भी अपने पूरा डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। भी रुधिर निकालते वक्त किन पदार्थों का यूज और कैसे निकाल के किस तरह से उसको सेव किया जाता है, और जो वापस डालते हैं तब उसमें कौन सी प्रोसेस रहती है, ये इसके लिए मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा। अभी आपको इतना बेसिक ध्यान रखना है कि ब्लड बैंक में रुधिर को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, ±4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, और किन पदार्थों के साथ रखा जाता है जो इसका स्पंदन नहीं होने देते, इसको खराब नहीं होने देते। वो कौन से पदार्थ हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम बेंजोएट। ये है रुधिर के बारे में बेसिक सी चीजें। अब बात करते हैं अपने रुधिर के वर्गीकरण की, भी रुधिर में क्या क्या चीजें उपस्थित हैं। तो देखो दोस्तों भी रुधिर जिसको रक्त भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड, जो कि एक तरल संयोजी ऊतक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। इसके 2 भाग हैं, इसमें 2 चीजें होती हैं, 2 घटकों से मिलकर ये बना होता है, 2 कंपोनेंट से मिलकर ये बना होता है। पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, और दूसरा कंपोनेंट है रुधिर कोशिकाएं। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, रुधिर कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स। रुधिर का प्लाज्मा कितना परसेंटेज होता है, 55%। कितना होता है, 55%। और रुधिर कोशिकाएं कितनी होती हैं, 45%। इनको अपने अलग से पढ़ेंगे। पहले अपने बात करते हैं प्लाज्मा की। ये प्लाज्मा है क्या, रुधिर का कितना भाग है, ये 55%। सबसे पहली बात ये क्या है, रुधिर का तरल भाग, रुधिर का लिक्विड पोर्शन है ये, यानी इस लिक्विड में कौन अंदर तैरती रहती है, कौन डूबी हुई रहती है, कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं इस लिक्विड में घूमती रहती हैं। प्लाज्मा रुधिर का क्या है, एक तरल भाग है। दूसरी बात, इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला, लाइट येलो कलर होता है इसका। अब ये हल्का पीला रंग है किसके कारण, इसमें कोई ना कोई तो ऐसा कोई वर्णक पिगमेंट है जो इसको पीला रंग प्रदान कर रहा है, तो वो कौन है, बिलरुबिन, इसके बारे में भी अपने अलग से पढ़ेंगे। और कैरोटीन,
वर्णकों के कारण। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलरुबिन और कैरोटीन वर्णकों के कारण इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है। तीसरी चीज, ये प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय, यानी इसकी नेचर कैसी होती है? बेसिक। तो गाइस एक चीज मैं पहले बताना भूल गया आपको, भी अपना जो रुधिर है उसकी पीएच कितनी है? 7.4। पीएच कितनी है? 7.4। तो गाइज आपको पता होगा 1907 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना दिया था जिसे अपने पीएच पैमाना बोलते हैं। इस पैमाने में क्या सिस्टम था भी, इन्होंने 0 से 14 तक एक पैमाना दिया जिसमें इन्होंने बताया भी 0 से 7 ये पीएच के आधार पर था। ये पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इनके बारे में अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, पर एक बार आप थोड़ा सा इतना ही ध्यान दें कि जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिड नेचर का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति। कैसी प्रकृति होती है उसकी? अम्लीय। जिसकी 7 से ज्यादा पीएच होगी वो कैसा होगा? क्षारीय। और 7 वाला क्या होता है? न्यूट्रल, यानी उदासीन। तो अब देखो ब्लड की जो पीएच है, मतलब 7 से कम पीएच वाला अम्लीय, 7 से ज्यादा वाला क्षारीय और 7 वाला कैसा होगा? उदासीन होगा। अब ब्लड की पीएच कितनी है? 7.4, यानी ये 7 भी नहीं है, 7 से कम भी नहीं है, 7 से थोड़ी ऊपर है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि किसमें आ गई है? क्षारीय में। पर इसमें 7 से थोड़ा सा ही ऊपर है तो इसको अपने क्या बोलेंगे? ब्लड को भी ये कैसा होता है? क्षारीय या हल्का क्षारीय। तो लाइट बेसिक नेचर है ब्लड की। ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 7.4 है तो ये किसमें आएगा? अम्लीय में, उदासीन में या क्षारीय में? तो किसमें लेके जाएंगे इसको अपने? 7 से ऊपर है इसलिए किसमें आएगा? क्षारीय। थोड़ा सा ही ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे? भी क्या है? हल्का क्षारीय। वैसे ही प्लाज्मा की नेचर क्या है? क्षारीय। प्लाज्मा भी कैसा होता है? क्षारीय, यानी इसकी पीएच जो है वो क्या रहेगी? 7 के बराबर, 7 से कम या 7 से ज्यादा, यानी इसकी पीएच 7 से क्या रहेगी?